हेलो मैम, मैम मैं बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर जा दो दुकान तक। चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल, आ चल ना। आ रहे मैम, हम आ रहे 2 मिनट में। चल। ये जो ऑडियो क्लिप अभी आपने सुना वो था अंकिता और कुक के बीच का। जिस रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी वहाँ का जो कुक था उसे अंकिता ने कहा कि तुम मेरा बैग नीचे लेकर आ जाओ क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है, और फिर फ़ोन कट जाता है। बाद में जब पूछताछ की जाती है, कुक होता है वो बताता है कि वो अंकिता की बताई हुई जगह पे गया था उसके बैग को लेकर, लेकिन अंकिता वहाँ पे मौजूद नहीं थी। अब ये पूरा मामला क्या है, अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ, ये जो पूरा मामला है इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। वैसे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये पूरा मामला क्या था। ये मामला है अंकिता भंडारी का, जो कि उत्तराखंड की रहने वाली थी और वो एक रिजॉर्ट में काम कर रही थी। अंकिता भंडारी बचपन से ही पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज थी और वो एक टॉपर भी रह चुकी थी। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो उसे काम की ज़रूरत पड़ी ताकि वो अपने घर का पालन पोषण कर सके। बट आप लोगों को तो पता ही है कि लॉकडाउन में लोगों के जॉब जा रहे थे और उस टाइम पे जॉब मिलना बड़ा मुश्किल काम था। अंकिता भंडारी को बड़ी मुश्किल से एक जॉब मिलती है और वो था उत्तराखंड के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम। अब ये जो रिजॉर्ट था वो जंगल के बीचों बीच था। उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि जो मैक्सिमम रिजॉर्ट्स होते हैं, होटल्स होते हैं, वो ऐसे ही लोकेशंस पे होते हैं। तो ये बात है आज से ठीक 10 दिन पहले, यानी 17 सितंबर की। 17 सितंबर की रात को जिस रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी उस रिजॉर्ट में कुछ गेस्ट आते हैं और वहाँ पे अंकिता भंडारी को कहा जाता है कि तुम्हें स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करनी है। जिसपे कि अंकिता कहती है कि मैंने किसी स्पेशल सर्विस के बारे में तो कभी बात नहीं किया, ना मैं कोई स्पेशल सर्विस देने वाली हूँ। और अंकिता ये स्पेशल सर्विस देने से मना कर देती है। और इसके बाद अंकिता अपने फ्रेंड को मैसेज करती है और बताती है कि मुझे इस होटल में घुटन महसूस होती है, ये जो होटल है वो बड़ा गंदा है। ये जो अंकिता और उसके फ्रेंड के बीच में चैट हुई थी, इस चैट को लीक किया था उसके फ्रेंड ने जब अंकिता नहीं मिल रही थी। अब ये किस तरीके के स्पेशल सर्विस के बारे में बात हो रही थी इसका आप अंदाजा लगा सकते हो, जिसको कि अंकिता ने मना कर दिया। अब क्योंकि अंकिता भंडारी ने मना कर दिया स्पेशल सर्विस को प्रोवाइड करने से, तो ये जो रिजॉर्ट था, इस रिजॉर्ट का जो मालिक था पुलकित आर्या, जो कि बेटे हैं एक बीजेपी लीडर के, जिनका के नाम है विनोद आर्या। अब किसी भी केस में अगर कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है किसी भी तरीके से, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, तो वो जो केस होता है वो बड़ा पेचीदा हो जाता है। जो विक्टिम होता है उसे जस्टिस मिलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और ऐसे जो केसेस होते हैं वो बहुत लंबे जाते हैं और नॉर्मली देखा जाता है कि जो विक्टिम होते हैं उनको जस्टिस नहीं मिलता है। और ऐसा ही एक बड़ा ही मिस्टीरियस सा केस सामने आया था जिसमें कि एक लड़की की हत्या कर दी जाती है और पता ही नहीं चलता है कि उसका जो मर्डरर है वो कौन है। बहुत सालों तक इन्वेस्टिगेशन होती है लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता है और वो लड़की थी आरुषि तलवार। और अगर इस केस के बारे में अगर आप लोग और ज्यादा जानना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा आरुषि तलवार का जो मिस्टीरियस मर्डर हुआ था उसके ऊपर ये ऑडियो बुक, जो कि आपको मिलेगा कुको एफएम के ऊपर। अब चलिए वापस से आते हैं अंकिता भंडारी के मामले में। अंकिता भंडारी और पुलकित आर्या का झगड़ा होता है क्योंकि अंकिता भंडारी ने स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करने से मना कर दिया। अंकिता भंडारी का कहना था कि मैं गरीब हो सकती हूँ, मैं गरीब घर से हूँ, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि 10,000 में तुम लोग मुझसे कुछ भी करवा लोगे। तो इस विवाद के बाद पुलकित आर्या अंकिता भंडारी के साथ और कुछ और फ्रेंड्स के साथ ऋषिकेश घूमने चले जाते हैं ताकि ये जो पूरा मामला है इसको सुलझाया जा सके। अब रास्ते में ये होता है कि एक जगह पे वो लोग रुकते हैं, जिसके बाद कि फिर से वाद विवाद होता है और अंकिता भंडारी कहती है कि तुम लोग ये जो गलत कारनामे करते हो ना अपने रिजॉर्ट के अंदर, वो मैं सब लोगों को बता दूंगी। फिर इनके बीच में जो मुद्दा होता है वो शांत हो जाता है, फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ दूर और आगे जाने के बाद वापस से इनके बीच में वाद विवाद शुरू हो जाता है, वही सेम मुद्दे को लेकर कि अंकिता भंडारी ने क्यों मना किया। ऐसा कहा जा रहा है कि वो लोग सड़क के ऊपर लड़ रहे थे और वहीं पे पुलकित आर्या ने अंकिता भंडारी को धक्का दे दिया जिससे वो नीचे गिर गई। अब जब अंकिता भंडारी नीचे गिरती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। जब छानबीन होती है तो पता चलता है कि अंकिता भंडारी की जो मृत्यु हुई है वो हुई है सफोकेशन से। अब इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये तभी पता चलेगा जब फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी। वैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो फाइनल रिपोर्ट वगैरह है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स होते हैं, उसको डिले किया जा रहा है या फिर डिले हो रहा है। क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर के कारण डिले हो रहा है? तो अब जबकि अंकिता भंडारी की हत्या हो चुकी होती है तो उसका जो फ्रेंड, जिसे अंकिता भंडारी ने मैसेज करके बताया था कि मैं यहाँ काम करना नहीं चाहती हूँ, ये बड़ा ही गंदा सा जगह है, वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है बट कॉल नहीं लगता है। वो ढूंढते ढूंढते होटल में भी आता है बट उसे कुछ पता नहीं चलता है। फिर जो पुलकित आर्या होता है वो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है, पुलिस स्टेशन में जाता है और अंकिता भंडारी नहीं मिल रही है ऐसा गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाता है। जिसके बाद जो अंकिता भंडारी के फैमिली वाले होते हैं वो आते हैं
और अंकिता भंडारी के जो फैमिली वाले होते हैं उसे अंकिता भंडारी का वो फ्रेंड जिसको अंकिता भंडारी ने सब कुछ बताया था वो बताता है कि आपकी बेटी के साथ कुछ और हुआ है, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है रिजॉर्ट में और उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। अब इसके बाद जो फैमिली वाले होते हैं वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करते हैं, बट बताया जा रहा है कि पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने से मना कर देते हैं। जिसके बाद वो डीएम के पास जाते हैं, फिर डीएम से जब कॉल आता है, प्रेशर बनता है, तब पुलिस वाले उसका रिपोर्ट लिखते हैं। फिलहाल अभी इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलकित आर्य के जो पिताजी है विनोद आर्य, जो कि बीजेपी के लीडर थे, वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरा बेटा से कुछ कर ही नहीं सकता है। देखिए, बहुत जिगरा चाहिए होता है अगर आपका बेटे ने कुछ गलत किया है तो उसको गलत एक्सेप्ट करने के लिए, ये बोलने के लिए कि हाँ मेरे बेटे ने गलत किया है, बहुत जिगरा चाहिए। ये सबके बस की बात नहीं है। अब अंकिता भंडारी का जो फ्रेंड था जिसने ये सब पूरा मामला बताया कि एक्चुअली में क्या हुआ था, उसने पुलकित आर्य को कॉल भी किया था और उनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी, उसे तुमसे बात करनी थी। जब मैंने आपको फोन किया था ना 9 बजे, हाँ, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था, हाँ जी, तो उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी और उसने मेरे से मेरा फोन लिया और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे, उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन, और आपने दे दिया। भाई मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का? अच्छा जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रात में मुझे फोन का क्या करना था? मेरा फोन तो उसी के पास था। रात को? हाँ। तो मेरे को तो फोन तो नहीं किया उन्होंने। क्या? मेरे को फोन नहीं किया फिर भी। अच्छा, उल्टा मैंने 3 बार किया, उन्होंने उठाया नहीं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? भाई देखो, अगर क्या अगर, बात? अगर आपका फोन उनके पास है और मैं 3 बार रात को कॉल कर रहा हूँ तो मेरे फोन पे भी किया आपने? हाँ, आपके फोन पे। तो मेरा फोन भी घंटी बजी? हाँ जी। और मेरा फोन घंटी बजी और मेरा फोन भी नहीं उठाया? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। ये रात की बात है, कोई 10:30। कितने बजे? 10 साढ़े 10 बजे की बात है। 10:30 बजे तो हम लोग सो रहे थे हमारे रिसोर्ट में। अच्छा। इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आपको ये महसूस हो रहा होगा कि पुलकित आर्य को ये अंदाजा नहीं है कि वो जो फ्रेंड है अंकिता भंडारी का, उसे सब कुछ पता है कि एक्चुअली में क्या हुआ था। शायद इसीलिए पुलकित आर्य ऐसा इनोसेंट टाइप से बात कर रहा है कि अंकिता भंडारी एक्चुअली में गुमशुदा है और वो मरी नहीं है या उसे मारा नहीं गया। देखना ये होगा कि अंकिता भंडारी को कब जस्टिस मिलता है, कितने टाइम के बाद जस्टिस मिलता है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे देश के अंदर पॉलिटिशियंस का जब भी किसी केस में नाम आता है तो या तो वो केस बहुत ज्यादा डिलेड हो जाता है या फिर जो विक्टिम होता है उसे जस्टिस नहीं मिलता। इस केस में जो लोग भी संलिप्त हैं, जिन्होंने भी अंकिता का मर्डर किया, उन सब को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक लोगों के मन में डर नहीं होगा तब तक लोग अपने पावर का मिसयूज करते रहेंगे। हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर देखते हैं कि रोड पे कभी आप चल रहे हो तो कोई पॉलिटिशियन होता है, वो अपनी धाक जमाता है, अपने पावर का मिसयूज करता है, कभी किसी पुलिस वाले को पीट देता है। तो ये सब चीजें हमें अक्सर देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में अच्छे पॉलिटिशियंस नहीं है, अच्छे पॉलिटिशियंस भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल पावर का धौंस जमाने वाला कल्चर है ना, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। और वो पॉलिटिशियंस और उनके रिश्तेदार जो ये सोचते हैं कि वो लोग किसी भी क्राइम को करेंगे और बच जाएंगे, इस चीज को भी खत्म करना जरूरी है, इस मानसिकता को खत्म करना जरूरी है। और इसके लिए ये जरूरी है कि जो लोग भी गलत करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। वैसे मैंने जो आपको आरुषि तलवार के मिस्टीरियस मर्डर के बारे में बताया, उसके बारे में अगर आप लोग और ज्यादा जानना चाहते हो तो इस ऑडियो बुक को रेफर करो, जो आपको मिलेगा कुकू एफएम के ऊपर। अगर आपको नहीं मालूम है कि कुकू एफएम क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको इस तरीके के और भी ढेरों सारे कंटेंट अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे ऑडियो बुक सुनने के लिए मिलेंगे, जैसे कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, बायोग्राफी, जियोग्राफी, जियोपॉलिटिक्स। कुकू एफएम पे 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज अवेलेबल है, उनकी रेटिंग्स 4.5 से भी ज्यादा है। और यहाँ पे नॉन फिक्शन कंटेंट की बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। कुकू एफएम के इस पूरे ऑडियो लाइब्रेरी को आप एक्सेस कर सकते हो साल में सिर्फ 199 रुपए देकर। वैसे तो कुकू एफएम का जो ईयरली चार्ज है वो 399 रुपीज है, लेकिन अगर आप लोग मेरा कूपन कोड EN50 यूज करते हो तो आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आपको सिर्फ पे करने होंगे 199 रुपए। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके साइन अप कीजिए और मेरा कूपन कोड EN50 यूज कीजिए।